गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पार्ट 1 का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने सत्ता स्थापित करने के लिए कैसी कैसी योजनाएं बनाई और कौन कौन से युद्ध किए। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक अलग ही जगह बना ली और साथ ही वहाँ जो मुग़ल शासक थे उनको अपने साथ मिला लिया। और यहाँ तक कि जब उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आने लगा, जब उन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो मुनाफा उन्होंने बहुत कमाया, लेकिन जैसी ही उनकी नज़र राजनीति व्यवस्था पर पड़ी तो उनका लालच और बढ़ गया और फिर कंपनी ने धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। अब आज हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा कर्नाटक युद्ध। एंग्लो फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शीघ्र युद्ध में परिवर्तित हो गई। दोनों के बीच लड़े गए युद्धों का अध्ययन करने से पूर्व उनकी शक्ति और साधनों पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी प्रभुत्व था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार एवं शक्ति के विस्तार तथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। उसे पूरी तरह से ये अधिकार दे दिया जा चुका था कि वो अपने कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकती है, निर्णय ले सकती है और अपनी शक्ति का उपयोग किसी भी तरह से कर सकती है। जबकि फ्रांसीसी कंपनी समस्त निर्णयों के लिए फ्रांस की सरकार पर निर्भर थी। अब जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो किसके ऊपर निर्भर थी? फ्रांस की सरकार पर। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण परिश्रम और लगन से कार्य करते थे, जबकि फ्रांसीसी कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते थे। सरकारी संरक्षण के कारण फ्रांसीसी कंपनी में स्वाभाविक व्यापारिक गतिशीलता तथा कार्यशीलता का अभाव था। ब्रिटिश कंपनी का व्यापार विस्तृत था, उसका मुनाफा तथा शक्ति एवं साधन फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व क्षेत्र भी अधिक थे। फ्रांसीसी कंपनी की एकमात्र महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्ती क्या थी? पौंडीचेरी। फ्रांसीसी के पास क्या था? सिर्फ एक ही व्यापारिक बस्ती थी, पौंडीचेरी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां से वो अपना व्यापार आसानी से कर सकते थे, जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास अनेक बस्तियां थी। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी अपने अपने व्यापार और प्रभुत्व क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए प्रयास कर रही थी। दोनों के कार्य क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी भारत में थे। दोनों के स्वार्थ एक जैसे ही थे। दोनों प्रतिस्पर्धा कर युद्ध कर रहे थे क्योंकि दोनों ही मुनाफा और लाभ कमाना चाहते थे। कर्नाटक युद्ध और परिणाम। अब अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी प्रयत्नशील थी। दोनों लगातार प्रयास कर रहे थे। दोनों में प्रतिस्पर्धा भी थी। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम माल, मतलब जो मूल्य था, जो उनका माल था, उसको कम से कम मूल्य पर बेचते थे, बेचने का प्रयास करते थे। दोनों ही बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे और दोनों ही आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते थे। दोनों ही अधिक बाजार और सुविधाएं प्राप्त करने की होड़ में लग गए और भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लगे। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पौंडीचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास में था, जो पौंडीचेरी से बहुत अधिक दूर भी था। दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती गई और झगड़े बढ़ने लगे। एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ में दोनों के बीच भारत में 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1746 से 1748 के बीच। अब कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा रह चुका था, मगर अब स्वतंत्र हो चुका था।
कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी, जो मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में स्थित थी। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1744 ईस्वी में यूरोप में युद्ध आरंभ हो गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच भारत में भी तनाव आरंभ हो गया, तानातनी होने लगी और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ उसने मिला लिया। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। डुप्ले ने क्या किया? फ्रांसीसी सेना ने मद्रास स्थित ब्रिटिश किले पर अपना अधिकार कर लिया और साथ ही नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की। कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से क्या मांग की? किले की मांग की। डुप्ले ने किला कर्नाटक को सौंपने से इनकार कर दिया और इसका फल क्या हुआ? दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक को पराजय का सामना करना पड़ा। अब 1748 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समझौता हो गया। परिणाम स्वरूप भारत में ये दोनों के बीच शांति संधि हो गई। मद्रास का किला अंग्रेज कंपनी को वापस कर दिया गया और दोनों के बीच शांति हो गई। मगर इस युद्ध ने कुछ बातों को जन्म दिया। शांति तो हो गई और वो किला वापस भी दे दिया गया, लेकिन वो बातें क्या थी? पहली तो कर्नाटक की हार से यूरोपीय युद्ध प्रणाली की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई कि यूरोपीय प्रणाली कैसी है? श्रेष्ठ है। और दूसरी, यूरोपीय कंपनियों को यह बात समझ में आ गई कि बिना भारतीय राज्यों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करके अपना प्रभुत्व में वृद्धि की जा सकती है। और साथ ही इन युद्धों ने दोनों कंपनियों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या द्वेष में और अधिक वृद्धि कर दी। दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा जलने लगे और ईर्ष्या द्वेष रखने लगे, जिससे आगे चलकर कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हुआ, जो हुआ था 1748 से 1754 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर 1748 और 54 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली को और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। इस युद्ध प्रारंभ तो हो गया, नासिर जंग युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया और मुजफ्फर जंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए फ्रांसीसी कंपनी को 50,000 पौंड और 10,000 वार्षिक की एक जागीर दी। उधर क्या हुआ? क्लाई के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अर्काट पर घेरा डाला। चांदा साहब युद्ध में मारा गया और संपूर्ण कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। इस प्रकार कर्नाटक में अंग्रेज़ों के और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व में वृद्धि हो गई। दोनों ने कौन सी बागडोर संभाल ली? इधर अंग्रेज़ों ने कर्नाटक को और फ्रांसीसियों ने हैदराबाद को। हैदराबाद की रक्षा के नाम पर फ्रांसीसी कंपनी ने एक सेना वहाँ रख दी, जिसका खर्च हैदराबाद को ही देना था। इस प्रकार भारतीय राजाओं से सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर नियंत्रण रखने का एक नया तरीका सामने आया। अगला युद्ध जो था वो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था, तृतीय युद्ध था, जो 1756 से 63 के बीच हुआ। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत में उनके मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया और 1760 में वागडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए और युद्ध में अंग्रेज कंपनी को विजय मिली। कर्नाटक पर तो उनका अधिकार था ही, लेकिन हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया और भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले समस्त क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। इस प्रकार क्या हुआ? भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुत्व सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने संपूर्ण भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित करने का द्वार खुल गया। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और फ्रांसीसियों को यहाँ से वापस जाना पड़ा। यहाँ तक इस पाठ को आप पढ़ेंगे और समझेंगे।